Hello everyone and welcome back to the sessions of line by line explanation of the chapters। हम आज जिस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं वो क्लास 12 की इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम एक्चुअली थोड़ा सा कॉन्ट्रोडिक्टरी है, द लास्ट लेसन। इस लेसन में क्या है, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दूंगी, थोड़ा सा हिंट दूंगी ताकि हमें समझना आसान हो जाए। फिर उसके बाद हम जैसे जैसे अबाउट द ऑथर पढ़ेंगे तो हमारे लिए इस चैप्टर को समझना और इजी हो जाएगा। देखिए, ये जो लास्ट लेसन चैप्टर है इसमें जो राइटर हैं अल्फोंसो डॉडे, इन्होंने ना एक नरेटर का यूज किया है। नरेटर जो है वो कोई और नहीं है, वो एक स्टूडेंट है जिसका नाम फ्रेंड्स है। ये स्टूडेंट फ्रेंड्स आपको सारी की सारी स्टोरी नरेट कर रहा है, सुना रहा है। और किस तरीके से ये सुना रहा है कि उनके एक टीचर हैं जो उन्हें फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं और कुछ ऐसा हो गया है जिसकी वजह से उनके उन टीचर्स को अपना लास्ट लेसन डिलीवर करना है। मतलब फ्रेंच लैंग्वेज में उन्होंने अपना एक लास्ट सेशन देना है, तो इसलिए इस चैप्टर का नाम दी लास्ट लेसन दिया गया है। चलिए अब चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं ताकि हमें और भी क्लैरिटी हो कि आखिर ये चैप्टर का नाम दी लास्ट लेसन क्यों दिया गया है। अल्फोंसे डॉडे 1840 to 1897 was a French novelist and short story writer। तो यहाँ पर आपको राइटर का नाम बता रखा है, उनका बर्थ ईयर एंड डेथ ईयर बता रखा है, और आपको ये बता रहे हैं कि वो फ्रांस के रहने वाले थे। फ्रेंच लैंग्वेज में नॉवेल्स उन्होंने लिखे हैं और कुछ शॉर्ट स्टोरीज भी दी हैं। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको प्रशियन वॉर 1870 to 1871, in which France was defeated by Prussia led by Bismarck। देखो, ये जो चैप्टर है द लास्ट लेसन, ये उन दिनों में लिखा गया है जब फ्रांस और प्रशिया इन दोनों के बीच में वॉर हुई थी। आपको ईयर भी बता रखा है, 1870 से 1871 के दौरान वाला ये टाइम पीरियड है। और इसमें हुआ क्या था, इसमें जो फ्रांस था उसे हार मिली थी, मतलब उसकी डिफीट हो गई थी। उसे किसने डिफीट किया था? उसे प्रशिया ने डिफीट किया था। अब देखो, फ्रैंको से तो हम समझ गए कि फ्रांस से मतलब था, लेकिन प्रशिया का मतलब क्या है वो आगे चलकर आपको बता रखा है। लेकिन उस वक्त प्रशिया की जो मिलिट्री फोर्सेस थी उन्हें लीड कौन कर रहा था? लेड बाय बिस्मार्क का मतलब क्या है? ये जो बिस्मार्क है ये नेम ऑफ अ पर्सन है। हम ये कहेंगे कि मिलिट्री फोर्स के हेड का नाम आपको यहाँ पे बता रखा है। आपको शायद स्क्रीन पर इनकी फोटोग्राफ भी विजिबल हो रही होगी कि इनके द्वारा प्रशिया की जो मिलिट्री फोर्सेस हैं वो लीड की जा रही थी और फ्रांस को हराया गया था। अब प्रशिया उस वक्त, उस जमाने में, इस टाइम पीरियड के दौरान क्या हुआ करता था? प्रशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। देखो, हम इन तीनों नामों को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। तो उस वक्त जो प्रशिया था वो कुछ और नहीं बल्कि इन तीनों का समअप था। इन तीनों का मतलब ऑस्ट्रिया का कुछ हिस्सा, पोलैंड और जर्मनी, इन तीनों को उस वक्त प्रशिया के नाम से जाना जाता था। देखते हैं कि इस स्टोरी में अब हमें क्या कहते हैं। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स। क्यों? क्योंकि फ्रांस डिफीट हुआ था, तो इसलिए फ्रेंच के दो डिस्ट्रिक्ट्स जो थे, दो जिले जो थे, एक का नाम एल्सेस आपको बता रखा है और दूसरे का नाम लॉरेन है, ये दोनों ही फ्रांस के बजाय अब किसके हाथों में चले गए थे? ये प्रशिया के हाथों में चले गए थे। अब ऐसा होने पर क्या असर पड़ा था स्कूल लाइफ पर? तो रीड दी स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। तो स्टोरी आइए पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि स्कूल लाइफ पर इसका क्या असर देखने को मिला। आगे मेनली चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये जरूर बता देना चाहूंगी कि मैं इस चैप्टर को 2 से लेकर 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी ताकि हमारी वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी ना बने। सो लेट्स बिगिन। I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding। अब I कौन है? ये जो यहाँ लिखा हुआ है, देखो मैंने आपको अर्लियर बताया है कि ये जो चैप्टर है इसमें फ्रेंड्स नाम का एक स्टूडेंट एज अ नरेटर यूज किया गया है।
तो वो फ्रेंड्स है, वो लड़का है जो यहाँ पर कह रहा है कि मैं स्कूल के लिए उस दिन उस मॉर्निंग बहुत ही लेट हो गया था एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड। ड्रेड का मतलब क्या होता है? फियर, मतलब डर था, और मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। डर किस बात के लिए लग रहा था? डर लग रहा था स्कोल्डिंग के लिए। अब स्कोल्डिंग का मतलब क्या होता है? स्कोल्डिंग का मतलब होता है रिब्यूकिंग, मतलब डांट फटकार एक तरीके से। especially because M. Hamill had said that he would question us on participles. पार्टिसिपल ग्रामर का एक टॉपिक होता है। अस जो है वो यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स के लिए यूज किया गया है, और जो एम हैमिल है वो कोई और नहीं, वो टीचर का नाम आपको यहाँ पर बताया गया है। तो वो जो लड़का है वो ये कह रहा है कि मैं स्कूल के लिए बहुत ज्यादा लेट हो गया था उस दिन, और मुझे डांट का उस डांट फटकार का बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। स्पेशली मतलब खास करके क्योंकि जो एम हैमिल हैं उन्होंने हमें कहा था कि मैं क्वेश्चंस पुट करूंगा किस टॉपिक पर? पार्टिसिपल नाम के एक टॉपिक पर। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, मतलब मुझे तो पहला अक्षर भी नहीं आता। जैसे हम कहते हैं ना कि मुझे तो अल्फाबेट का ए भी नहीं आता कि क्या है, तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर वो लड़का ये कह रहा है कि मुझे तो पार्टिसिपल का पहला अक्षर भी नहीं पता कि क्या है, मतलब मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, आई एम ब्लैंक। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, तो एक पल के लिए मैंने ये सोचा कि मैं भाग जाऊं। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। आउट ऑफ डोर का मतलब यहाँ पे इन ओपन से है कि मैंने ये सोचा कि मैं भाग जाऊं और अपना सारा का सारा दिन जो है वो बाहर खुले में बिताऊं, मतलब स्कूल की दहलीज से बाहर ही निकाल दूं, अपना सारा का सारा दिन गुजार दूं, स्कूल से बंक मार लूं। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। अब ये सो वार्म या सो ब्राइट जो है वो किसको कहा गया? ये वेदर को कहा गया, मतलब बाहर के मौसम को कहा गया। देखो जैसे इंडियन वेदर जो है उसमें क्या है, वो समर सीजन ज्यादा ऑक्यूपाई करता होता है, तो बाहर जो ये फ्रांस का एरिया है वो एक ठंडा इलाका है, तो इसीलिए वहां के लोगों को अगर अच्छी धूप निकली हुई होगी, मतलब सो ब्राइट का मतलब यहाँ पर एक्चुअली एक अच्छे खासे सनी डे से है, तो अगर धूप बाहर निकली हुई होगी तो वो वार्म सी, वो कोजी सी फीलिंग बच्चों को या सभी लोगों को अच्छी लगेगी। तो इसीलिए फ्रेंड्स ने भी यही सोचा कि बाहर वेदर अच्छा है तो क्यों ना मैं स्कूल की बजाय बाहर ही अपना सारा डे स्पेंड कर दूं। दी बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ दी वुड्स। तो वुड्स का मतलब बेसिकली यहाँ पर ट्रीज से है, जंगल से है, जहां पर पेड़ों की शाखाओं पर बैठकर जो बर्ड्स थे वो क्या कर रहे थे? चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। अब ड्रिलिंग का मतलब क्या है? देखो एक ड्रिलिंग का मतलब तो हम वो होल ड्रिल करने वाली मशीन सोचते हैं, लेकिन यहां पर ड्रिलिंग का मतलब कुछ और है। यहां पर ड्रिलिंग का मतलब किसी चीज की प्रैक्टिस करने से है। हमें आगे चलकर चैप्टर में पता चलेगा, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का भी नाम आएगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर ड्रिलिंग का मतलब परेड की प्रैक्टिस करने से है। और सॉमिल का मतलब क्या होता है? सॉमिल का मतलब होता है आरा मशीन, जहां पर होती है, मतलब लकड़ियों को काट कर लकड़ी का जो सामान तैयार किया जाता होता है, बेसिकली उसे सॉमिल कहा जाता है। तो अब ये जो लड़का फ्रेंड्स है वो हमें क्या बता रहा है? वो कहता है कि एक सॉमिल की बैक साइड पर एक ओपन फील्ड है, वहां पर प्रशिया के जो सोल्जर्स हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं परेड की। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने अर्लियर अबाउट दी ऑथर में क्या पढ़ा है कि फ्रांस की हार हुई थी, प्रशिया जीत गया था, तो दैट मीन्स उस जीत को लेकर ना एक जश्न मनाना था। होता है ना कि परेड आयोजित की जाती होती है, तो उस परेड की प्रैक्टिस कर रहे थे वो प्रशियन सोल्जर। और ये सब नजारा जो था, इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन दी रूल्स फॉर पार्टिसिपल्स। तो अब ये सब माहौल जो था वो उस लड़के के लिए ज्यादा टेम्पटिंग था। टेम्पटिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव होना, तो ये ज्यादा उसे आकर्षक लग रहा था बजाय कि पार्टिसिपल्स के रूल्स के। बट आई हैड दी स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरिड ऑफ टू स्कूल। लेकिन अब वो लड़का यहां पर क्या कह रहा है? फ्रेंड्स कह रहा है लेकिन मेरे पास इतनी ताकत, स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत और रेजिस्ट का मतलब होता है अपने आप को रेजिस्ट करना। साइंस में पढ़ा ना रेजिस्टेंस आपने, तो रेजिस्ट का मतलब होता है अपने आप पर कंट्रोल करना, यहां पर हम सिंपल कहेंगे। तो ये कहता है कि मेरे पास इतनी ताकत थी कि मैं अपने आप को कंट्रोल कर सका, कि मैंने नहीं स्कूल नहीं बंक करना, एंड हरिड ऑफ टू स्कूल।
मतलब स्कूल के लिए जल्दी की, मतलब स्कूल की तरफ जाने लगा। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. अब देखो ये क्या है। देखो टाउन हॉल तो ना हम सिंपल कह सकते हैं कि जैसे हमारी सिटी में हम किसी मेन चौक को कहते हैं कि ये हमारी सिटी का एक मेन चौक है, तो बिल्कुल उसी तरीके से वो भी जब टाउन हॉल मतलब एक पर्टिकुलर मेन सेंटर्ड एरिया क्रॉस कर रहा था तो वहां पर उसने ना भीड़ देखी। क्राउड का मतलब भीड़ होता है, तो उसने भीड़ देखी। वो भीड़ कहां पर थी? इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन का मतलब क्या होता है? अगर आपने कभी न्यूज चैनल सुने हो तो आपने सुना होगा ऐसी वर्डिंग्स बोली जाती होती हैं कि आज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो बुलेटिन का मतलब बेसिकली मेन न्यूज से, हाईलाइट से होता है। तो यहाँ पर बुलेटिन बोर्ड का मतलब आप नोटिस बोर्ड भी ले सकते हो। जैसे स्कूल में आपको कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगा दिया जाता है, बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर है कि सिटी के लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, न्यूज प्रोवाइड करने के लिए बुलेटिन बोर्ड पे, न्यूज बोर्ड पे वो न्यूज लगा दी जाती थी। तो आज भी कुछ ऐसा था कि जब वो गुजर रहा था वहां से तो बहुत ही ज्यादा काफी भीड़ इकट्ठा थी बुलेटिन बोर्ड के आगे। फॉर द लास्ट 2 years ऑल अवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। अब फ्रेंड्स हमें ये बताता है कि पिछले 2 सालों से जितनी भी बुरी खबरें थी वो सब हमें इसी बुलेटिन बोर्ड से मिल रही थी। कैसे? क्योंकि वॉर वाला टाइम पीरियड चल रहा था तो इसलिए बुरी खबरें ही आती थी। जैसे कहाँ युद्ध हुआ है, कहाँ हार हुई है, कितने लोगों की मौत हुई है, तो इस तरीके की जो भी खबरें थी वो इस बुलेटिन बोर्ड के जरिए ही मिलती थी। जैसे आपको आगे क्लैरिफाई भी किया हुआ है, द लॉस्ट बैटल्स मतलब कौन से युद्ध हारे गए हैं, तो लड़ाइयां, दी हारी हुई लड़ाइयां, दी ड्राफ्ट्स, दी ऑर्डर ऑफ दी कमांडिंग ऑफिसर। ड्राफ्ट देखो, एक ड्राफ्ट का मतलब तो होता है बैंक ड्राफ्ट, लेकिन यहाँ पर बैंक ड्राफ्ट से हमारा कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर ड्राफ्ट का मतलब है बेसिकली क्योंकि लड़ाई का टाइम चल रहा था तो एक तरीके से ये भी ऑर्डर्स आया करते थे कि आओ जनरल पब्लिक को, कि आओ भाई कि सेना में भर्ती हो। तो इस तरीके के ऑर्डर्स जो थे वो भी उसी बुलेटिन बोर्ड के जरिए लोगों को प्रोवाइड किए जाते थे। बिल्कुल इसी तरीके से और जितने भी ऑर्डर्स होते थे मतलब कमांडिंग ऑफिसर्स के द्वारा, मिलिट्री फोर्सेस के हेड्स के द्वारा, वो सब ऑर्डर्स भी इसी बुलेटिन बोर्ड पर आते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ मतलब अब वो लड़का अपने आप में बात करते हुए विदाउट स्टॉपिंग, रुक नहीं रहा है क्योंकि उसे स्कूल के लिए देरी हो गई है, तो बिना रुके ही वो अपने आप से बात करते हुए कहता है व्हाट कैन बी दी मैटर नाउ, कि अब क्या बात हो सकती है, अब ऐसी क्या समाचार है या कैसी कौन सी न्यूज है जो इस बुलेटिन बोर्ड पर लगी है। देन एज आई हरिड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, द ब्लैकस्मिथ वॉचर हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटाइज रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी। अब यहां पर क्या हुआ है कि वो कहता है कि मैं जितने जल्दी से हो सकता था उतनी जल्दी से मैं स्कूल की तरफ भागा भागा जा रहा था। तब अचानक से क्या हुआ कि एक लोहार, ब्लैकस्मिथ मतलब होता है लोहार, तो एक लोहार जिसका नाम वॉचर था वो भी वहीं पर था। किसके साथ था? अपने अप्रेंटिस के साथ। अप्रेंटिस का मतलब क्या होता है? अप्रेंटिस का मतलब होता है ट्रेनी, मतलब जब कोई इंडिविजुअल किसी के अंडर काम सीख रहा हो तो एक तरीके से उसका शागिर्द भी उसके साथ ही था। रीडिंग दी बुलेटिन, वो न्यूज पढ़ रहे थे। एंड ही कॉल्ड आफ्टर मी, और उस ब्लैकस्मिथ ने उसे पीछे से आवाज लगाई है और क्या कहा है, डोंट गो सो फास्ट बब। बब का मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्यार से नाम पुकारा जा रहा है, जैसे कह देते हैं ना कि ओए लड़के, तो इस तरीके से बॉय या बब कहकर पुकारा जा रहा है कि इतना तेज मत भागो, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। प्लेंटी ऑफ का मतलब होता है इनफ, तो यहाँ पर है कि अभी काफी टाइम है, जबकि पता तो था कि वो लेट हो चुका है स्कूल के लिए, लेकिन फिर भी उसका मजाक उड़ाने के लिए उसे ये कहा जा रहा था उस वॉचर के द्वारा, उस ब्लैकस्मिथ के द्वारा, कि इतना भी जल्दी मत करो, तुम्हारे पास अभी इनफ टाइम है स्कूल में पहुंचने के लिए। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, तो अब वो फ्रेंड्स जो है वो ये सोचता है कि शायद वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हैमिल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब होता है हांफते हुए, मतलब गैस्पिंग। तो यहां पर ये कह रहा है कि फ्रेंड्स ये कहता है कि मैं आया भागा भागा, और भागने की वजह से मैं आउट ऑफ ब्रेथ था, मतलब हांफ रहा था, और कहां पहुंच गया,
एम हैमिल के छोटे से गार्डन में पहुंच गया। एक्चुअली हम जब आगे चैप्टर और पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि एम हैमिल जहां पर पढ़ाते हैं वहां पर साथ में उनका छोटा सा एक गार्डन भी है, और जहां वो पढ़ाते हैं वहीं उसके ऊपर स्टोरी पर, मतलब ऊपर वाले माले पर वो रहते भी हैं। तो इसलिए उनके छोटे से गार्डन में फ्रेंड्स जो था वो पहुंच गया। और कैसे पहुंचा है? हाँफते हुए पहुंचा है, मतलब काफी ज्यादा थका हुआ है, भागा भागा आ रहा है, तो सांस फूली हुई है। यूजुअली मतलब आमतौर पर, वेन स्कूल बिगैन, जब स्कूल शुरू हुआ करता था, देयर वॉज अ ग्रेट बस्टल। बस्टल का मतलब नॉइज से होता है, शोर से होता है। तो बहुत ज्यादा शोर होता है ना, कि जब सुबह सुबह मॉर्निंग में अगर स्कूल हो, अभी स्कूल लगा नहीं है, मतलब क्लासेस लगनी शुरू नहीं हुई है, बिफोर दी असेंबली जो एक माहौल सा होता है वो काफी ज्यादा शोर शराबे वाला होता है। तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ कंसेप्ट आपको बता रखा है कि आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था तो बहुत ही ज्यादा शोर आया करता था, विच कुड बी हर्ड आउट इन दी स्ट्रीट। मतलब जो आवाजें थी वो गलियों तक या गली तक सुनाई दी जा सकती थी जहां से स्कूल में एंटर किया जाता था। दी ओपनिंग एंड दी क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table। मतलब ये सारे के सारे शोर वाला माहौल आपको यहाँ इन 2-3 लाइनों में बता रखा है। मतलब बेंच में लगे हुए जो ड्रॉर्स होते थे, डेस्क होते थे, उनके खुलने की या बंद होने की आवाजें बाहर सुनाई देती थी। बिल्कुल इसी तरीके से इन यूनिसन का मतलब होता है टुगेदर, मतलब इकट्ठे। कई बार होता है ना, बच्चों को बोल दिया जाता होता है कि बिफोर प्रेयर या बिफोर असेंबली कि चलो ठीक है आप सारे के सारे टेबल्स रिसाइट करो, याद करो। तो इस तरीके से बच्चे जो ऊंची ऊंची आवाज में वेरी लाउड बोल रहे होते थे, इकट्ठे लेसन्स याद कर रहे होते थे, वो आवाजें जो थी वो भी गलियों तक सुनाई दी जा सकती थी। और उसे क्लियरली सुनने के लिए हम क्या किया करते थे, अपने कानों पर हाथ रख लिया करते थे ताकि हम बेटर तरीके से समझ सकें कि क्या बोला जा रहा है, ठीक है, ताकि हम समझ सकें। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, रूलर का मतलब यहाँ पर उस छड़ी से या डंडे से है कि टीचर के हाथ में जो रूलर हुआ करता था, जो स्केल हुआ करता था, उसकी थंपिंग की साउंड भी स्ट्रीट तक सुनाई दिया करती थी। होता है ना कि टीचर कई बार चुप करवाने के लिए टेबल के ऊपर पटक पटक कर रूलर मारता होता है या छड़ी मारता होता है ताकि बच्चे चुप कर जाएं। तो इस तरीके से वो रूलर की रैप करने की आवाज, मतलब थंपिंग साउंड जो थी वो भी गली में सुनाई देती थी। तो इस तरीके का शोर स्कूल में हुआ करता था। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, तो अब ये एक्सक्लेमेशन है, लेकिन अब सब कुछ बहुत ही शांत था, बहुत ही स्टिल था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। अब इस लाइन के जरिए आपको क्या बता रहा है फ्रेंड्स ये कहता है कि मैं इसी शोर पर, कमोशन का मतलब यहाँ पर इसी नॉइस से है कि जो सुबह सुबह ये नॉइस हुआ करता था, मैं एक्चुअली इसी नॉइस पर काउंटेड ऑन मतलब डिपेंडेड अपॉन, मैं इसी पर निर्भर हुआ करता था। मतलब मैं शोर शराबे में ही चुपके से निकल जाया करता था, किसी को दिखे बिना, और अपने डेस्क पर पहुंच जाया करता था। तो मतलब ऐसे मेरे टीचर को नहीं पता चलता था कि मैं लेट हो गया हूं। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन उस दिन एक्चुअली क्या हुआ, उस दिन जैसे संडे मॉर्निंग का दिन होता है, क्योंकि संडे को स्कूल बंद होता है तो सब कुछ बहुत ही शांत सा होता है, तो संडे मॉर्निंग की तरह ही सब कुछ बहुत ही क्वाइट था, मतलब सब कुछ बहुत ही शांत सा था। थ्रू दी विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स, तो मैंने अपने सहपाठियों को देखा जो कि पढ़ रहे थे, है ना, विंडो में से देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, मतलब जो अपनी अपनी सीट पर बैठे थे। एंड एम हैमिल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। तो अब जो टीचर थे एम हैमिल, उनके पास जो रूलर था वो कोई लकड़ी का, वुडन रूलर नहीं था, वो एक्चुअली आयरन का रूलर था, ठीक है। तो वो बहुत ही ज्यादा डरावना था, और वो टेरिबल रूलर जो था वो उन्होंने अपनी बाजुओं के अंदर दबा के रखा हुआ था और क्लास में इधर उधर टहल रहे थे। अब क्या हुआ, आई हैड टू ओपन दी डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, मतलब मुझे डोर ओपन करना पड़ा और मुझे सबके सामने जाना पड़ा। फिर क्या हुआ, यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। अब ऐसा होता है ना कि अगर आप लेट हो जाओ तो आप जब क्लास में एंटर होते हो तो आप
नीचे मुंह कर कर मंद मंद मुस्कुरा भी रहे होते हो तो उसे ब्लशिंग कहा गया है यहाँ पर। और डर भी लग रहा होता है कि टीचर के हाथ में स्केल है, कहीं वो स्केल हमें पड़ ना जाए, डांट ना पड़ जाए, तो इसलिए मुस्कुराहट वाला माहौल भी था क्योंकि आपके फ्रेंड्स आप पर हंस रहे होते हैं उस वक्त और आप बहुत ही ज्यादा डरे भी हुए थे। तो इस तरीके की सिचुएशन बिल्कुल ही उस लड़के के साथ थी जिसका नाम हमें फ्रेंड्स बताया जाएगा। अब नेक्स्ट क्या बताते हैं, बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमल सॉ मी, टीचर ने मुझे देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत ही पोलाइट से मैनर में क्या कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स। तो आपके पास यहां पर उस स्टूडेंट का नाम बताया गया है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं। तो उन्होंने ये कहा कि छोटे फ्रेंड्स जल्दी से जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, कि हम तो तुम्हारे बिना ही चैप्टर या जो भी हमारा सेशन था, जो भी क्लास थी, वो स्टार्ट करने ही वाले थे। अब क्या हुआ, आई जम्प्ड ओवर दी बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। तो वो कूद कर, उछल कर, छलांग सी लगाकर अपने बेंच पर गया और अपने डेस्क पर जाकर बैठ गया। नॉट टिल देन, मतलब तब तक नहीं, वेन आई हैड गॉट अ लिटल ओवर माई फ्राइट। लिटल ओवर माई फ्राइट का मतलब यहां पर डर पर काबू पाने से है। हम फ्राइटेंड का मतलब यहां पर डरा हुआ बताया ना, तो वही फ्राइट यहां पर लिखा हुआ है। तो यहां पर है कि जब तक कि मैंने अपने डर पर काबू नहीं पा लिया, जब तक, क्योंकि सांस फूली हुई थी तो सांस में सांस नहीं आ गई, तब तक मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। नॉट टिल देन, तब तक मैंने देखा ही नहीं था। डिड आई सी दैट अवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, मतलब मैंने तब तक ये देखा ही नहीं कि मेरा जो टीचर है उसने बहुत ही सुंदर सा, अपना बहुत ही सुंदर सा ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ है। हिज फ्रिल्ड शर्ट and the little black silk cap all embroidered that he never wore except on the inspection and prize days। तो मतलब अब क्या हुआ था, वो कहता है कि इससे पहले तो मैंने ये ध्यान ही नहीं दिया था कि मेरा जो टीचर है उसने ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ था और झालर वाली शर्ट पहनी हुई थी और एक छोटी सी ब्लैक कलर की सिल्क कैप पहनी हुई थी जिस पर सारी की सारी पर क्या थी, कढ़ाई निकली हुई थी। ठीक है, कढ़ाई की हुई थी। और ये भी स्पेशलिटी बताते हैं कि ये जो ड्रेस थी वो सिर्फ तब पहनते थे मेरे टीचर कि जब स्कूल में या तो किसी ने कोई निरीक्षण, इंस्पेक्शन करने के लिए आना होता था या फिर कोई प्राइज या कोई भी स्कूल में फंक्शन सॉर्ट ऑफ हुआ करता था, तब वो पहना करते थे। बिसाइड्स The whole school seemed so strange and solemn। तो अब यहाँ पर बेसिकली क्या बताते हैं कि इस अब टीचर को देखने के बाद, टीचर को नोटिफाई करने के बाद फ्रेंड्स ने क्या ध्यान दिया कि जो पूरा का पूरा स्कूल था वो भी उसे प्रतीत हो रहा था कैसा, बहुत ही स्ट्रेंज सा और बहुत ही सीरियस सा। सॉलमन का मतलब यहाँ पर बेसिकली सीरियस से है, गंभीर से है। सो बट the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves। लेकिन सबसे ज्यादा चीज जो मुझे सरप्राइज कर रही थी वो ये थी कि बैक बेंचेस जो कि आमतौर पर खाली हुआ करते थे हमेशा, उस पर आज कुछ विलेज से आए हुए, गांव से आए हुए लोग जो थे ना, हमारी तरह ही चुपचाप बैठे थे। मतलब हम भी सब चुपचाप बैठे थे और वो भी चुपचाप बैठे थे। अब उनमें कौन कौन थे आपको नेक्स्ट लाइंस में वो बता रखा है। ओल्ड हाउजर विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर एंड दी सेवरल अदर्स बिसाइड। तो ये आपको ना कुछ लोगों के बारे में बताया गया है। बूढ़ा हाउजर, ये किसी का नाम आपको लेकर बताया गया जिसने 3 कॉर्नर्स वाली हैट पहनी हुई थी। फॉर्मर, पहले मेयर जो रहे हैं वो थे, फिर जो पहले पोस्ट मास्टर रहे हैं वो थे, और उनके अलावा और भी बहुत सारे लोग उनके साथ बैठे थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई उदास लग रहा था। एंड हाउजर, जिसका जिक्र यहां भी ऊपर आया है, हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर। प्राइमर का मतलब क्या होता है? प्राइमर का मतलब ना यहाँ पर छोटी सी एक बुकलेट से है। जैसे हम छोटे बच्चे को अगर ABCD लेटर से सिखाना हो तो वो जो नर्सरी क्लास में उसे स्टार्टिंग में जो छोटी सी बुकलेट लगाई जाती होती है ना, जिसमें ABCD लिखा होता है, जिसे हम हिंदी में कायदा बोलते होते हैं। तो यहाँ पर आपको यही बात बताई गई है कि वो जो हाउजर थे वो अपने साथ अपनी वो छोटी सी एक बुक लेकर आए थे। थम्ब्ड एट एजेस, मतलब जो कि ना किनारों से
मुड़ी हुई थी या उस पर थम्स के निशान अंगूठों के लगे हुए थे। मतलब वो जो बुकलेट थी ना वो यूज्ड थी, तो काफी मतलब पुरानी सी थी। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस दी पेजेस। तो उन्होंने क्या किया हुआ था, अपनी उस प्राइमर को, अपनी उस पुरानी बुक को अपने नीज पर, अपने घुटनों पर खोलकर रखा हुआ था, और उनके बड़े बड़े चश्मे जो थे वो उस बुक की पेजेस पर पड़े थे। While I was wondering all about it all, M. Hamel mounted his chair। तो यहां पर क्या हुआ कि जब मैं इन सब बातों को लेकर एक तरीके से हैरान परेशान हो ही रहा था, सोच में पड़ा हुआ था, एम हैमेल ने अपनी चेयर ग्रहण की, मतलब अपना स्थान ग्रहण किया, अपने चेयर पर जाकर बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव, ग्रेव का मतलब यहां पर फिर से सीरियस से ही है, अपनी उसी सीरियस और जेंटल टोन से, पोलाइट टोन से, मतलब जिसमें आवाज में भी भारीपन था लेकिन फिर भी पोलाइट मैनर से बोलते हुए क्या कहा, विच ही हैड यूज्ड टू मी। मतलब उसी टोन से जो टोन उन्होंने जब मैं क्लास में एंटर किया था मेरे लिए भी यूज की थी। तो उन्होंने क्या कहा, सेट माई चिल्ड्रन दिस इज दी लास्ट लेसन आई शेल गिव यू। मतलब ये आज का लास्ट लेसन होगा जो मैं आज तुम्हें पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन दी स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। एल्सेस और लॉरेन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, ये अबाउट दी ऑथर में हम पढ़ चुके हैं। तो अब क्या कहते हैं यहां पर, एम हैमेल ने अनाउंस किया कि भाई बर्लिन से एक ऑर्डर आया है कि एल्सेस और लॉरेन में, या एल्सेस और लॉरेन के स्कूल्स में अब से सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, कल नए टीचर आएंगे आपको पढ़ाने के लिए। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन। तो ये जो आपका आज का लेसन है वो आपका लास्ट होगा लेसन। कौन सी लैंग्वेज का, फ्रेंच लैंग्वेज का। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। तो मैं चाहता हूं कि आप सब बहुत ही ध्यान से, सतर्क होकर हमारा ये लास्ट लेसन जो है, जो कि फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन होगा, उसे अटेंड करें। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। मतलब ये जो शब्द थे जो कि एम हैमेल ने अभी अभी बोले, ये शब्द जो थे वो एक बिजली की तरह मेरे लिए, मेरे कानों में पड़े। ओह द रेचेस, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। तो अब फ्रेंड्स को याद आता है कि अच्छा ये वो बात थी, ये वो ऑर्डर था जो कि वहां टाउन हॉल में बुलेटिन बोर्ड पर लगा हुआ था। कितने दुर्भाग्य की बात है, मतलब कितनी अभागे की बात है, ये कितनी अनफॉर्चुनेट बात है कि ये बात थी जो वहां पर बुलेटिन बोर्ड पर छपी थी। माई लास्ट लेसन, अब देखो एक्सक्लेमेशन होते हुए, एक्सक्लेम करते हुए फ्रेंड्स यहां पर कह रहा है कि मेरा फ्रेंच लेसन लास्ट, वो भी वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। मतलब क्यों, मुझे तो मुश्किल से ही कुछ लिखना आता है, मतलब मुझे तो कुछ भी नहीं आता है फ्रेंच लैंग्वेज में अभी लिखना पढ़ना, तो क्यों ये मेरा लास्ट लेसन है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, कि क्या मैं अब और ज्यादा नहीं पढ़ पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, कि मुझे अब यहीं पर रुकना होगा। देन, तो अब क्या होगा, ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। अब वो कहता है कि कितने खेद की बात है, मतलब अब वो शर्मिंदगी महसूस कर रहा था क्योंकि वो अपने लेसन्स टाइम पर याद नहीं कर पाया। अब क्यों नहीं कर पाया, आपको आगे कुछ रीजंस भी बता रखे हैं कि वो ऐसा क्या करने लग जाता था कि वो फ्रेंच लैंग्वेज में नहीं पढ़ा। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और फॉर गोइंग स्लाइडिंग ऑन दी सार। सार जो है वो नेम ऑफ अ पर्टिकुलर रिवर है, तो या तो मैं वहां नदी में घूमने फिरने के लिए, तैरने के लिए चला जाता था, एंजॉय करने के लिए चला जाता था, या फिर मैं बर्ड्स के एग्स जो होते हैं ना, अंडे जो होते हैं, उन्हें सर्च करने के लिए, उन्हें हंट करने के लिए, उनका शिकार करने के लिए निकल जाया करता था। तो इसलिए मैंने कभी फ्रेंच लैंग्वेज की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अब क्या आगे कहते हैं, माई बुक्स दैट हैड सीम्ड अ नॉजियंस अ वाइल अगो। मतलब कुछ ही पल पहले मेरी वो किताबें जो मुझे बेतुकी सी लगती थी, सो हैवी टू कैरी माई ग्रामर, और वो ग्रामर के लेसन्स जो मुझे बहुत ही भारी भड़कम से लगते थे, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मुझे तो ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये है क्या चीज। एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप।
और पुरानी जितने भी वो इतिहास की बातें हैं वो सब, अब एक्चुअली वो सब किताबें मुझे मेरे पुराने दोस्तों की तरह लग रही थी जिन्हें मैं कभी भी छोड़ना नहीं चाहता था। एंड एम हैमेल टू, और अपने टीचर के लिए भी अब वो क्या बताते हैं कि एम हैमेल भी द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, अब ये बात, ये विचार कि वो अब और ज्यादा यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, हमारे साथ और ज्यादा नहीं रहेंगे, जाने वाले हैं, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मतलब कि मैं उन्हें अब और नहीं देख पाऊंगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, मतलब अब ये सब मुझे बातें ये सोचने पर मजबूर कर रही थी कि मैं भूल जाऊं, मतलब मुझे उनके रूलर के बारे में, वो कितना ज्यादा मारते पीटते थे उसके बारे में, या वो कितने सनकी किस्म के थे, कितने स्ट्रिक्ट टीचर थे, इन सब बातों की तरफ अब मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। अब क्या कहते हैं आगे, फ्रेंड्स क्या बताता है, पुअर मैन, पुअर मैन किसको कहा गया है, पुअर मैन यहाँ पर वो एम हैमेल को डिनोट करते हुए कह रहे हैं, पुअर मैन इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, तो अब वो ग्रीन कलर का कोट पहना था, वो जो फ्रिल्स वाली शर्ट पहनी थी, एम्ब्रॉयडरी वाली जो कैप पहनी थी, उन सबको सिग्निफाई करते हुए फ्रेंड्स ये कहता है कि अच्छा ये लास्ट लेसन, या यूं कहें फ्रेंच लैंग्वेज को एक ऑनर पे करने के लिए उन्होंने ये संडे क्लोथ्स जो हैं पहने हैं, मतलब ऐसे कपड़े जो नॉर्मली वो संडे को या बाहर घूमने फिरने के लिए या किसी स्पेशल ओकेजन पर पहना करते थे, वो उन्होंने अपने इस फ्रेंच लैंग्वेज के लास्ट लेसन को ऑनर करने के लिए आज पहने हैं। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ गया, वाई दी ओल्ड मेन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, कि हमारी कमरे के पिछली साइड पर बैक बेंचेस पर गांव से आए हुए बूढ़े लोग जो हैं वो क्यों बैठे थे। It was because they were sorry too that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. तो बेसिकली यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये अब वो ये उन लोगों की तरफ से जता रहे हैं, उन लोगों की फीलिंग्स के बारे में बता रहे हैं, उन विलेजर्स के बारे में कि वो अपना खेद व्यक्त कर रहे थे कि वो ज्यादा स्कूल नहीं जा पाए। उनका ये एक तरीका था मास्टर को, एम हैमेल को ऑनर करने का, थैंक यू करने का, कि जो 40 साल उन्होंने सर्विस की है, मतलब 40 साल से वो इस स्कूल में फ्रेंच पढ़ा रहे थे, पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ाया करते थे, तो उन्हें रिस्पेक्ट शो करने के लिए, प्लस जिस कंट्री को वो बिलोंग करते हैं, जिन डिस्ट्रिक्ट्स को वो बिलोंग करते हैं, एल्सेस और लॉरेन, वो कंट्री जो अब उनकी नहीं थी क्योंकि वो हार चुकी थी प्रशिया के हाथों, तो उस कंट्री को रिस्पेक्ट देने के लिए, ऑनर देने के लिए उनका ये एक तरीका था जो कि आज वो इस लास्ट लेसन को अटेंड करने के वक्त के दौरान शो कर रहे थे। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, मतलब फ्रेंड्स कहता है कि जब मैं इन सब बातों के बारे में सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया है। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट मतलब उच्चारण करना, बोलना, तो अब मेरी बारी आ गई थी, मतलब टीचर अब कुछ पूछ रहे थे, शायद उसे कुछ बोलने के लिए कह रहे थे कि अब मेरी बारी थी। वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन to be able to say that dreadful rule for the participle all through very loud and clear and without one mistake, but I got mixed up on the first words and stood there holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. तो अब बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, अब जो फ्रेंड्स है वो ये कहते हैं कि मैं वो खतरनाक रूल पार्टिसिपल्स का जो था, जिसका लेसन हमें दिया गया था याद करने के लिए, वो रूल सुनाने के लिए, मतलब जो भी कीमत चुकानी थी मैं वो चुकाने के लिए भी तैयार था। मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था कि मैं बहुत ही लाउडली बोलूं, बहुत ही क्लियरली बोलूं, बिना किसी गलती के बोलूं, लेकिन हुआ क्या, लेकिन मैं तो पहले शब्द पर ही मिक्सअप हो गया, मतलब पहले शब्द पर ही अटक गया, मुझसे तो कुछ बोला ही नहीं गया। और आई स्टूड देयर, मैं वहीं पर खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने बेंच को पकड़े हुए, मेरा हार्ट जो था वो बहुत ही ज्यादा बीट कर रहा था, मतलब धड़क रहा था, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, जब हमें डर लग रहा हो तो हार्ट बीट तेज हो जाती है ना, तो ऐसा ही कुछ कंसेप्ट जो है वो फ्रेंड्स के साथ हो रहा था और उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो ऊपर सिर उठाकर देख सके।
आई हर्ड एम हैमिल से टू मी। तो अब उसने फिर से क्या सुना, क्योंकि एम हैमिल टीचर सुन रहे थे, तो एम हैमिल ने जवाब देते हुए क्या कहा, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ, सी हाउ इट इज, एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो। तो अब बेसिकली एम हैमिल जो है ना वो अपने मन की भावनाओं को जाहिर कर रहे हैं इन वर्डिंग्स के जरिए। साथ में साइड बाय साइड वो फ्रेंड्स को भी सिखा रहे हैं कि मतलब मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं छोटे फ्रेंड्स, लेकिन तुम्हें खुद बुरा लगना चाहिए कि देखो यही बात है, हर बार हम अपने आप से हर दिन ऐसा ही कहते हैं कि हमारे पास बहुत टाइम है, इनफ टाइम है, हम कल करेंगे, हम आज का काम कल पर टालते रहते हैं, लेकिन देखो अब हम कहाँ आ गए हैं, एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट। मतलब अब देखो परिस्थिति क्या हो गई है, हम क्या कहाँ आ गए हैं। That's the great trouble with Alsace. She puts off learning till tomorrow. तो अब यही प्रॉब्लम वो एल्सेस के साथ, उस डिस्ट्रिक्ट के साथ जो कि फ्रांस का हिस्सा कभी हुआ करता था, फ्रांस का हिस्सा कभी हुआ करता था, तो उसके लिए वो यही प्रॉब्लम कह रहे हैं कि एल्सेस के लोगों की यही एक प्रॉब्लम है कि वो काम को टालते रहते हैं। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, हाउ इज इट you pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language। तो अब वो बाहर फेलोज किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, वो बाहर उन प्रशियन सोल्जर्स की तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं कि एम हैमिल अब जो क्लास में सभी लोग बैठे थे, चाहे वो स्टूडेंट्स थे चाहे वो विलेजर्स थे, उन सबको अब वो ये बात कह रहे थे कि देखो अब उनको बोलने का हक मिल गया है, अब वो आपको बोलेंगे और वो आपको कहेंगे कि तुम अपने आप को फ्रांस का रहने वाला कहते हो, तुम फ्रेंच मैन बने फिरते हो, लेकिन देखो अब तुम ना तो अपनी लैंग्वेज बोल सकते हो ना ही तुम अपनी लैंग्वेज लिख सकते हो, बट यू आर नॉट दी वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स। लेकिन अब कहते हैं कि फ्रेंड्स की तरफ इशारा करते हुए एम हैमिल क्या कहते हैं कि लेकिन तुम सबसे वर्स्ट नहीं हो, मतलब तुम सबसे बेकार नहीं हो। We have all a great deal to reproach ourselves with। reproach का मतलब डांट से होता है, स्कोल्ड से ही होता है। तो यहाँ पर जो एम हैमिल है वो ये कहते हैं कि फ्रेंड्स को कि तुम इतने भी बुरे नहीं हो, तो कि तुम सबसे बुरे नहीं हो। वर्स्ट का मतलब हम सबसे बुरा जो उसे ही कहते हैं ना, तो एम हैमिल ये कहते हैं कि तुम फ्रेंड्स इतने बुरे नहीं हो, सबसे बुरे नहीं हो। एक्चुअली हम सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं जिसके लिए हम खुद को दोष दे सकते हैं, खुद को स्कोल्ड कर सकते हैं। मतलब अब वो फ्रेंड्स की बजाय जो फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, चाहे वो खुद हैं चाहे वो उनके पेरेंट्स हैं, उन सब के द्वारा की हुई कमियों के बारे में आगे फर्दर बात करेंगे कि किसने क्या क्या किया है। सिर्फ अकेला फ्रेंड्स अपने आप में जिम्मेवार नहीं है। योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्शियस इनफ टू हैव यू लर्न। मतलब तुम्हारे पेरेंट्स जो थे वो भी इस बात को लेकर ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे कि तुम लर्न करो, मतलब तुम पढ़ो लिखो सीखो। दे प्रेफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट मिल्स। मतलब वो ये क्या प्रेफर करते थे, वो ये प्रेफर करते थे कि तुम या तो किसी फार्म पर काम कर लो या फिर किसी मिल में काम कर लो, किसी फैक्ट्री में काम कर लो। क्यों? सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि थोड़ी सी कमाई हो सके। तो आपको इन लाइन्स से ना ये पता चलता है कि फ्रेंड्स जो था ना वो एक पुअर बॉय था, तो इसीलिए तो उसकी फैमिली प्रेफर करती थी कि वो कहीं काम करे, काम कर कर आएगा स्कूल में जाने की बजाय, तो थोड़ा बहुत पैसा कमा लाएगा एंड आए। और अब वो अपने ऊपर बात लेकर आते हुए कहते हैं, लेकिन यहां पर आए किसके लिए यूज हुआ है, यहां पर आए एम हैमिल के लिए यूज हुआ है। तो वो क्या कहते हैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मतलब मुझे भी दोष लगना चाहिए। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स। अब पहले जिक्र आया था ना एम हैमिल्स गार्डन, तो यहां पर है कि एम हैमिल अपने आप को पॉइंट आउट करते हुए कहते हैं कि मैं भी जिम्मेवार हूं, मैंने भी तो कई बार तुम्हें क्लास से बाहर जाकर कहा है कि जाओ जाकर बगीचे में फ्लावर्स को वाटर कर कर आओ, इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। तुम्हें तुम्हारे लेसन्स याद करने से मैंने रोका था, याद करने की बजाय मैंने तुम्हें कहा था कि जाओ जाके वाटरिंग कर कर आओ। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, और जब मुझे मतलब एंजॉय करना होता था, हॉलीडे एंजॉय करनी होती थी एंड हॉलीडे चाहिए होती थी, या फिशिंग करना होता था,
तो डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, मतलब उस वक्त मैं भी तो छुट्टी पर होता था, मैं भी तो लीव पर होता था, मैं कह देता था कि स्कूल ऑफ होगा क्योंकि आज मुझे फिशिंग करने जाना है, तो मैंने भी तो तुम्हारा दिन वेस्ट किया। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। तो अब बेसिकली क्या हुआ, इसी तरीके से बातें करते करते एम हेमल जो थे वो अब फाइनली फ्रेंच लैंग्वेज पर पहुंच गए। मतलब क्योंकि अब वो फ्रांस के रहने वाले थे, फ्रांस हार गया था, तो अब वो फ्रांस के बारे में बात करने लगे थे, फ्रांस की भाषा के बारे में बात करने लगे थे। क्या बात करते हैं मैं उसे अभी फिलहाल के लिए यहां नहीं बताऊंगी, मैं यहीं पर हमारा सेशन वाइंड अप करूंगी, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब डिस्कस करेंगे कि आगे फर्दर वो क्या डिस्कशंस करते हैं। तब तक के लिए आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली जल्दी से कर लीजिए। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू डू सम ऑनर्स। वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना और अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।